हेलो फ्रेंड, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये हमारा स्पेक्ट्रम का सीरीज चल रहा है। आज हम लोग बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म और इन इंडिया देखेंगे। इसमें हम लोग कॉलोनियल इंटरेस्ट देखेंगे, उसमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमी यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री देखेंगे, वेस्टर्न थॉट देखेंगे और एजुकेशन का रोल देखेंगे, प्लस प्रेस का भी रोल देखेंगे। इससे पहले कि हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ें तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें एंड अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी मेरे इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। अब अगर नेशनलिज्म को हमको एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो हम ये बोल सकते हैं कि भारतीय प्रतिक्रिया, नेशनलिज्म को ये बोल सकते हैं भारतीय प्रतिक्रिया ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया, नेशनलिज्म को एक लाइन में। तो देखिए, जो भी नीतियां उस टाइम पे थी, उनका जो परिणाम हुआ, जो ब्रिटिश जो भी शोषणकारी नीतियां फॉलो कर रहे थे, उसका उसके जो भी परिणाम हुए, तमाम वर्गों का शोषण हुआ और जो तमाम कारक परिणाम उत्पन्न हुए, तो उनसे एक प्रकार की प्रतिक्रिया पनपी। किनमें? जो नेटिव इंडियंस थे। और वही प्रतिक्रिया को हम नेशनलिज्म के रूप में देख सकते हैं। अगर ब्रॉडली देखें इसको, तो ये जो नेशनलिज्म था, कई कारकों के संयोग का परिणाम था। अब इसमें देख सकते हैं राष्ट्रवादी अवधारणाओं की विश्वव्यापी उथल पुथल। तो जो वर्ल्ड वाइड अपसर्ज हो रही थी नेशनलिज्म की, अलग अलग देशों में क्रांतियां हो रही थी, तो उनके जो बातें थी तमाम फैली हमारे देश के नागरिकों के बीच में। तो उनके भी मन में एक प्रकार की चेतना उभरी अपने देश के लिए, और फ्रांसीसी क्रांति द्वारा बहुत इनका इम्पैक्ट पड़ा। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है, इंडियन रेनिसेंस, भारतीय पुनर्जागरण, जो तमाम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलाए जा रहे थे, उसमें एक यूनिटी की बात कही जा रही थी, एक रैशनैलिटी बढ़ाई जा रही थी, तार्किक विश्लेषण क्षमता बढ़ाई जा रही थी। अंग्रेजों द्वारा आधुनिकीकरण की शुरुआत की गई, आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, शिक्षा का प्रसार हुआ भारतीयों के बीच में, उन्हें अपने हक के बारे में पता लगा। तो ये सब चीजों ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। उन्हें पता लगा अपनी कंट्री के विषय में, इंडियन पास्ट के बारे में उन्होंने पढ़ा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की पर कड़ी प्रतिक्रिया। अब जब शोषणकारी नीतियां थी तो उन पे कड़ी प्रतिक्रिया जो भारतीय वर्ग कर रहे थे, जो आंदोलन छोटे छोटे पनप रहे थे, 1857 का देखा, उससे पहले वाले देखे, तो एक प्रकार से जो ब्रिटिश को एक प्रकार से ये शोषण करने वाले के रूप में देखने लगे थे, और ये यूनाइट करने का काम कर रहे थे। जो भी इनकी जो नीतियां थी, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों के लोगों को। कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट, भारतीय और औपनिवेशिक जो हित हैं उनमें विरोधाभास क्या थे? तो देखिए, पहले तो इतना ज्यादा परिचित नहीं थे जब अंग्रेज आए थे। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे करना शुरू किया, तो उनकी आर्थिक नीतियों से भारतीय परिचित हुए कि इनकी आर्थिक नीति शोषण करने की है, भारत का धन निकाल करके विदेश में ट्रांसफर करने की है, जो इनकी जो नेटिव जगह है वहां पे इंग्लैंड में। और ऐसी इनकी नीतियां हैं। तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग आया भारत का, जैसे दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दी थी एक, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया कि कैसे जो है भारतीय पैसा सब ट्रांसफर किया जा रहा है यूरोप में। तो ये सब से भारत में चेतना बढ़ी, और जब आर्थिक शोषण उन्होंने इसको अपना समझा। जब अंग्रेज भारत आए थे तो विश्व की जीडीपी में भारत का हिस्सा करीब 23-24% था, और जब गए तो वो 4% से भी कम रह गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना शोषण करके गए थे, आर्थिक शोषण कितना किया था, और सामाजिक शोषण तो किया ही किया। द नेशनलिज्म मूवमेंट एरोज टू टेक अप द चैलेंज ऑफ दिस कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन थे, इनके वजह से ये नेशनलिज्म मूवमेंट एरोज हुए, उन्होंने राष्ट्रवाद की चेतना को बढ़ाया। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिकल
इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। तो यूनिफिकेशन कैसे हुआ? तमाम क्षेत्र हैं भारत में, अलग अलग शहर हैं, कस्बे हैं, तो एक नेशनलिस्ट अपसर्ज कैसे आया? उस टाइम पे तो देसी रियासतें भी हुआ करती थी, भारत भी डिवाइड था। तो देखिए, जब ब्रिटिश भारत में आए तो तमाम रियासतों को उन्होंने अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया, एनेक्सेशन की पॉलिसी अपनाई। पीछे हमने पढ़ा था कैसे सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कितने क्षेत्रों पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, तमाम राज्यों को अपने हथिया लिया था। तो इससे देश का यूनिफिकेशन शुरू हो गया। अब जो पूरा एक बड़ा हिस्सा था वहां पे अंग्रेजों की सरकार थी और अंग्रेज जो थे उस पर अपना शासन कर रहे थे, ठीक है। तो एक पॉलिटिकली यूनिफाइड हो गई कंट्री। कुछ जो देसी रियासतें बची थी वो भी अंग्रेजों की अधीन ही थी। तो पर्टिकुलर देखा जाए पूरा जो देश था वो यूनिफाइड हो गया था अंग्रेजों के अधीन। और फिर बाद में परिवहन भी विकसित हुए, संचार व्यवस्था विकसित हुई, रेलवे ट्रांसपोर्ट ये सब विकसित हुआ। अंग्रेजों ने अपनी सुविधाओं के लिए टेलीग्राम, रेलवे ये सब विकसित किए। तो इन्होंने भी भारतीयों को प्रभावित किया क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ा। अब जब पहले रेल नहीं डेवलप थी, ट्रेन नहीं थी, तो लोग आ जा नहीं पाते थे। अब जब ट्रेन डेवलप हो गई तो लोग सफर करने लगे। तो जब कोई ट्रेन में बैठता है तो तमाम वर्ग के लोगों से मिलता है। जब अलग अलग पॉलिटिकल लीडर ट्रेन में सफर करने लगे तो असल देश से परिचित हुए। जब जन सामान्य रेल में सफर करने लगा तो वो एक दूसरे के वैचारिक जो है आदान प्रदान होने लगा, अलग अलग शहरों में जाने लगे, दूसरे शहरों के लोग अलग अलग शहरों में आने लगे। तो इस तरह से जो हुआ है तो एक चेतना फैल गई राष्ट्रवाद के प्रति। सब मतलब एक यूनिटी फैल गई कि हम सब जो हैं भारत के लोग हैं, एक हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, उनके आर्थिक हित जो हैं एक साथ जुड़ गए। तब ये सब इतना विकास हो गया, एक साथ जुड़ गए। कैसे? मतलब आर्थिक, इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए कहीं पे प्रोडक्शन हुआ किसी चीज का, वो कहीं और जा रहा है यूज होने के लिए। मान लीजिए एक जगह प्रोडक्शन हुआ, कहीं और जा रहा है, अब वहां पे कोई क्राइसिस हो गया, उसकी वजह से वो सामान वहां पे सस्ता बिका या उसका यूज नहीं हो गया, वापस आ गया। तो एक तरह से देखा जाए को एक कनेक्ट हो गए ना, दो शहर आपस में कनेक्ट हो गए। एक में सामान प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे में बिक रहा है। अब उस दूसरे शहर में कोई क्राइसिस आ गया या कोई समस्या आ गई या कोई जन आंदोलन उठाया, जो भी कुछ हुआ है, तो उसकी वजह से सामान नहीं बिक पाया या फिर प्राइस गिर गए, दाम गिर गए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लोग ये सोचने लगे कि इस शहर का इंपैक्ट दूसरे पे पड़ रहा है, तो ये पूरा मतलब देश जो है यूनिफाइड है, तो उससे अपना नुकसान सोचने लगे उसको। अगर और भी कहीं उनके क्षेत्र के अलावा और भी कहीं कोई भी समस्या क्रिएट हो रही है, तो इसने भी नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया और एक पॉलिटिकल जो है यूनिटी तो थी उसको बढ़ावा दिया, नेशनल यूनिटी को। परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों ने लोगों को विशेष रूप से नेताओं को करीब लाया। जैसे मैंने बताया कि परिवहन जो है डेवलप हो गई थी, रेलवे डेवलप हो गया था, तमाम टेलीग्राम कम्युनिकेशन, तो इन सबसे वैचारिक जो है आदान प्रदान होने लगा। और इंग्लिश लैंग्वेज का काफी बढ़ावा हुआ था। तो अलग अलग जैसे साउथ इंडिया का पहले संवाद करने में दिक्कत आती थी, साउथ इंडिया का व्यक्ति नॉर्थ इंडियन से संवाद करने में प्रॉब्लम आती थी, तभी कॉमन एक लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। तो वहां के नेताओं ने और इधर नॉर्थ इंडिया के नेताओं में संवाद अच्छा बढ़ गया, पॉलिटिकल एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, वैचारिक आदान प्रदान होने लगा। तो इन सब ने यूनाइट करने का काम किया। अब देख लेते हैं राष्ट्रवाद को जो डेवलप करने वाले कारण थे, वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। तो देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। वेस्टर्न एजुकेशन जब इंट्रोड्यूस हुई तो एक रेडिकल थॉट आने लगे, जो भी यूरोपियन राइटर्स थे उनकी किताबें पढ़ी जाने लगी, उनकी शिक्षा फॉलो होने लगी। कैसे उन्होंने रेशनलिटी के ऊपर बताया, सिक्युलर चीजों पे बात की, ठीक है। तो ये सब जो है, जो नेटिव वर्ग है, जो हमारे नेटिव इंडियंस हैं, उनमें इसका प्रसार हुआ। तो उनमें भी एक राष्ट्रवाद की भावना पनपी। पहले तो वो इंफीरियर समझने लगे थे अपने आप को, बिल्कुल रूढ़िवादियों में फंसे हुए थे, कुछ समझ ही नहीं रहे थे। अब जब ये चीज होने लगी तो वो सोचने लगे, मतलब एक बहुत एनालिटिकल वे में चीजों को देखने लगे। जैसे मैं बताइए कैसे वो फिर विचार एकदम आने लगा कि कैसे ये इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारे देश का और हमारा शोषण हो रहा है। पहले तो छोटे छोटे मूवमेंट होते थे, वो क्षेत्रीय होते थे, उनमें इस एक प्रकार की राष्ट्रीय चेतना नहीं थी, छोटी छोटी जो स्थानीय समस्याओं की वजह से होते थे। अब जो आंदोलन होने लगे पूरे देश के होने लगे, ठीक है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए थे। द इंग्लिश लैंग्वेज, तो जैसे मैंने बताया इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत मदद की। जो वेस्टर्न
के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी, वेस्टर्न कंट्री अंग्रेजी लेके आए थे। तो इसका जब प्रसार प्रसार पूरे भारत में हो गया तो इसने बहुत मदद की वैचारिक आदान प्रदान में। रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। अब देखिए उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया तो थी नहीं, तो ये जो प्रेस है, अखबार हैं और जो पत्रिकाएं हैं, वो सबसे अच्छा साधन मानी जाती थी। जो भी कोई पॉलिटिकल लीडर होते थे उनके विचारों के प्रसार के लिए, तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा। और जो भी ये लिटरेचर में जो भी किताबें लिखी जाती थी, अलग अलग जो लीडर हैं पॉलिटिकल अपनी अपनी किताबें लिखते थे, फिर प्रकाशित होती थी, जन सामान्य उनको पढ़ते थे, उनसे विचारों से प्रभावित होते थे, फिर उनके अंदर भी राष्ट्रवाद डेवलप होता था। तो इसी प्रकार से जोड़ते थे सारे भारतीयों को एक आपस में, कि सारे भारतीयों के हित एक हैं और एक साथ लड़ो। डिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। तो देखिए इंडिया के पास्ट से अपरिचित थे बहुत से भारतीय, नहीं जानते थे कि इतने गौरवशाली राजा हुए, इतने महान प्रतापी राजा हुए हैं हिंदुस्तान में, अशोक, चंद्रगुप्त, और इधर साउथ में भी बहुत बहुत बड़े चोल साम्राज्य, ये सब। तो इनके विषय में इतनी चेतना नहीं थी। और जो ट्रेड में हमारा योगदान था कि भारत बहुत ट्रेड में आगे रहा। प्राचीन काल में भारत में बहुत ट्रेड होती थी, मिडेवल टाइम पे और एंशिएंट टाइम पे। तो जब ये चीजें पता लगी भारतीयों को, तो उनका जो है मोरल अपलिफ्टमेंट हुआ। जो अपने आप को इंफीरियर समझने लगे थे, तो उनमें एक पॉजिटिव आउटलुक आया। आरजी भंडारकर, आरएल मित्र और फिर स्वामी विवेकानंद जो थे, उन्होंने एक पूरी न्यू पिक्चर दी इंडिया के पास्ट की। मतलब इंडिया के जो पास्ट है, पूरी उसकी हिस्ट्री को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो जो युवा वर्ग था उसने पढ़ा, काफी प्रभावित हुआ, फिर उनके अंदर भी एक पॉजिटिव भावना आई, देश के प्रति अपना जुड़ाव समझने लगे वो। प्रोग्रेसिव करेक्टर ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो देखिए उस टाइम पे जो रेनेसेंस फैल रहा था, जो पुनर्जागरण हो रहा था, उसमें तमाम रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे। ब्रह्म समाज और तमाम जो समाज है, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन, ये सब जो थे प्रिवलेंट थे सोसाइटी में अलग अलग तरह से। साउथ में लोअर कास्ट मूवमेंट, ये सब। तो अब जब शिक्षा थी, जन सामान्य तक पहुंचने लगी। लोअर कास्ट मूवमेंट में शिक्षा के प्रसार करने का काम किया। तो उसमें जो लोअर अछूता वर्ग था, जिसके पास अभी तक कोई भी वैचारिक एक दृष्टिकोण नहीं था, तो वहां तक चीजें पहुंचने लगी। तो इन सब ने जो है डेवलप करना शुरू कर दिया राष्ट्रवाद को, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, और तार्किक रूप से लोग सोचने लगे। ये बात हम कई बार कर भी चुके हैं, तो इसको यार डिटेल में नहीं करेंगे। राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंस की। तो देखिए यूरोप में जो औद्योगिकरण आया था, उसमें मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल था। जो मिडिल क्लास ने अपने तर्क के और अपना साइंटिफिक आउटलुक के बल पे वो वहां पे एक प्रकार से आधुनिकीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन और रेनेसेंस डेवलप करा था, जो यूरोप में आया था, यूरोपियन पुनर्जागरण। तो भारत में भी मिडिल क्लास जो बौद्धिक वर्ग था उसका विकास होने लगा। पढ़े लिखे लोग जो थे आने लगे सामने, शिक्षा को लोग महत्व देने लगे। ठीक है, तो इन सब ने भी एक प्रकार से सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप करी। इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्परेरी मूवमेंट इन वर्ल्ड। समकालीन जो घटनाएं हो रही थी, जैसे ग्रीस और इटली में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, तो उनकी बातें जो थी हमारे देश में आ रही थी। जो आंदोलन चल रहे थे, उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में पता लग रहा था देशवासियों को, कि कैसे राष्ट्र के प्रति लोग इतने वफादार हैं, इतने अवेयर हैं। तो वही अवेयरनेस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही थी हम लोगों पर भी। रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स। तो देखिए डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ब्रिटिश की थी, देखी, चूंकि उनको कोई डिटेल में बताने की जरूरत ही नहीं है। हर वर्ग का शोषण कर रहे थे। उसके अलावा फिर वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, आर्म एक्ट, ये सब आ गए। एल्बर्टविल कंट्रोवर्सी, ये जो कंट्रोवर्सी थी, इसने बहुत भारतीयों को खेद पहुंचाया। कैसे? इसमें ये कहा गया था कि जो इंडियन जज हैं वो ब्रिटिश जो मुकदमे हैं उनको देख सकते हैं, उनकी मतलब सुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं। इंडियन जज उनके डिसाइड कर सकते हैं। तो ब्रिटिश को यह बात बहुत बुरी लगी। इसको बोला गया व्हाइट म्यूटिनी। एल्बर्टविल कंट्रोवर्सी को बोला गया व्हाइट म्यूटिनी। जो अंग्रेज थे वो सारे इसके खिलाफ हो गए कि अब जो हिंदुस्तानी जज हैं वो भी हम पे निर्णय करेंगे, हमारे फैसला करेंगे, ये तो बहुत इंफीरियरिटी की बात है हमारे लिए। तो इससे जो था
एक प्रकार की चेतना फैली कि हमको बहुत ज्यादा इंफीरियर समझते हैं, और जो है एक प्रकार से राष्ट्रवाद को इसने डेवलपमेंट दिया, जो भी ये वर्नेकुलर प्रेस एक्ट से, और ये एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी तो हालांकि बहुत खेत पहुंचाया, इसने फिर राष्ट्रवाद का रूप लिया गुस्से ने। ब्रिटिश फेल्ट देमसेल्फ सुपीरियर, इंडियन फेल्ट डीपली हर्ट बाय दिस। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, वो ये बोलते थे हम वाइट है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को सुधारने की। पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी कई पॉलिटिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुए थे। इन्होंने काफी मदद की राष्ट्रवाद का प्रसार करने की और नेशनलिज्म को स्प्रेड किया इन्होंने। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, देयर वर मेनी रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन अर्ली हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो अभी उनको देखेंगे कौन कौन से थे। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये डेवलप हुए, अलग अलग क्षेत्रों में डेवलप हुए, तो इन्होंने नेशनलिज्म को बढ़ाने में मदद की, वहां की जो लोकल जन समस्याएं हैं उनको आगे लाए। और जब ये संगठन डेवलप हो गए, जैसे एक शहर का संगठन है, कोई दूसरे शहर का है, तो ये संगठन भी आपस में कम्युनिकेट करने लगे। तब उन्होंने देखा समस्याएं भी आपस में कॉमन है, तो क्यों ना मिलकर लड़ा जाए। तो संगठनों में भी काफी यूनिटी हो गई, तो उस प्रकार से लोगों में भी यूनिटी आई। तो ये सब चीजें जो थी डेवलप करी यूनिटी जो इंडियंस थे उनमें, और फिर यूनिटी से नेशनलिज्म डेवलप हुआ, राष्ट्रवाद के प्रति चेतना आई, जो फिर नेशनल मूवमेंट के रूप में हम आगे पढ़ेंगे। तमाम जो नेशनल मूवमेंट हुए, बड़े बड़े सत्याग्रह हुए, उनके विषय में देखेंगे। 1836 बंग भाषा प्रकाशन सभा, 1838 जमींदारी एसोसिएशन, 1843 ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन लीग, बाकी तो नहीं। 1875 इंडियन लीग, और 1876 कलकत्ता का भारतीय संघ, 1867 पूना सर्वजन सभा, 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1889 मद्रास महाजन सभा। तो ये सब है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने लिख दिए हैं, तो कोशिश करिए अगर एक नजर डालने इस पे, कोई विशेष रूप से याद रखने की जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, आपको इस चैप्टर का समरी अच्छा लगा होगा, तो आई होप कि आप इसे अच्छे से कोलरेट कर पाए होंगे। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the like button and press the bell icon for more informative video. So thank you.